नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों की ओर बढ़ते हैं। रायपुर से एक खबर मिल रही है। महादेव सट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दवा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक खाते से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आरोपी को उड़ीसा पुलिस साथ ले गई है। बीते महीने लखनऊ पुलिस ने नोटिस भेजा था। आरोपी कारोबारी पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुआ था। बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। कटक जिले में एक एफआईआर रजिस्टर क्राइम ब्रांच 2023 का मामला है, जिसमें 420, 467, 471 धारा के तहत अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है। उसी के तहत आज दूसरी ट्रांजिट रिमांड के तहत उसकी गिरफ्तारी करके ले गई है। वहाँ क्या मामला दर्ज किया गया है? क्योंकि ऐसा संभव लग रहा है पहली बार महादेव सट्टा एक्ट के मामले में बाहर की पुलिस ने कार्रवाई की हो। जी नहीं, बहुत सी पुलिस इसमें कार्रवाई की हुई है, लेकिन इस मामले में संपूर्ण विवेचना पश्चात ही जानकारी हो सकती है, क्योंकि 2023 का मामला है। फिर भी वहाँ क्या आरोपी पर क्या आरोप यह लगा हुआ है कि इन्होंने अपना अकाउंट, जो करंट अकाउंट इनका था, ये किसी पैनल ऑपरेटर को इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था। और रायपुर से खबर है, जहां पर बढ़ते अपराध पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आतंक मचाने वाले बदमाशों की पुलिस ने खबर ली है। सोशल मीडिया में हथियार के साथ वीडियो पोस्ट किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सबक सिखाया है। बदमाशों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सबक सिखाया है। बदमाशों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। चाकू रखना पाप है, कानून हमारी बाप है। चाकू पिस्टल पकड़ना पाप है, कानून हमारा बाप है। चाकू पिस्टल पकड़ना पाप है, कानून हमारा बाप है। चाकू पिस्टल पकड़ना पाप है, कानून हमारा बाप है। चाकू रखना 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 पाप है, कानून हमारा बाप है। चाकू रखना। और बिलासपुर से खबर मिल रही है, जहां पर न्यायधानी में फिर चाकूबाजी हुई है। 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम देने की आशंका है। मस्तूरी के खैरा का ये मामला है। बिलासपुर से ये खबर जान लीजिए। न्यायधानी में फिर चाकूबाजी हुई है। 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम देने की आशंका है। बिलासपुर से खबर है, मामूली बात विवाद पर युवकों के बीच मारपीट हुई है। कार और बाइक सवार युवकों में जमकर मारपीट हुई है। घायल युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के टीकरापारा की ये घटना है। तो मामूली बात विवाद पर युवकों ने मारपीट की है। कार बाइक सवार युवकों में जमकर मारपीट हुई। इधर राजनांदगांव में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के पीटीएस मैदान में अग्निवीर भर्ती को लेकर अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। हर रोज 40 की संख्या में अभ्यर्थी तैयारी को लेकर पीटीएस पहुंचते हैं। बताया जा रहा है 3 घंटे के ट्रेनिंग की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो जाती है। इस ट्रेनिंग में युवा जमकर पसीना बहा रहे हैं। मैं तो कवर्धा से आई हूँ। यहाँ पहले मैं कवर्धा में करती थी वहाँ, फिर कुछ कारण से मैं यहाँ आई
और यहाँ आने के बाद मेरे को सर के बारे में पता चला। तो फिर जब वहाँ और यहाँ में बहुत ज़्यादा अंतर है मैडम। यहाँ पे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारा वर्कआउट होता है। वहाँ तो मैं सिर्फ रनिंग ही करती थी और मेरे को सही गाइडलाइंस भी नहीं मिल रहा था वहाँ। और यहाँ आने के बाद सर से मिलने के बाद मैं जब बहुत अच्छा मतलब गाइड भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ तुम ऐसा करो बेटा, वैसा करो, जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा होता है, मैं अग्निवीर वालों के साथ मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग यहाँ 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग पहले पढ़ाई करते थे। जब मैं 12th में था तो मेरे को जज्बा बचपन से था कि मैं फ़ौजी बनूं। मम्मी पापा का भी सपना था कि मेरा बेटा फ़ौज में जाए, देश की सेवा करे। हम देखे 2 सितंबर को छपा था पेपर में, तो यहाँ पीटीएस में होने वाला है ट्रेनिंग ऐसा करके। तो हम तिवारी सर से मिले, शरण तिवारी जी से। तो हमें पता चला कि यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, पूरा फिजिकल दे रहे हैं। तो राजनांदगांव से ये तस्वीरें देखिए। अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पीटीएस मैदान में ये अभ्यर्थी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और ग्वालियर से खबर जान लीजिए। सिटी सेंटर इलाके में 5 लाख रुपए की लूट हुई है। बैंक से रुपए निकालकर परिवार जा रहा था। 2 बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। सिटी सेंटर के एसबीआई बैंक के बाहर की ये घटना बताई जा रही है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ग्वालियर से ये खबर, जहां पर 5 लाख रुपए की लूट हुई है। और ये खबर भी ग्वालियर से है, जहां पर ग्वालियर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर पर उनके शासकीय वाहन ने चालक ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। माफी चाहूंगा, ग्वालियर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर के वाहन चालक ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी घर पर लेटर छोड़कर गायब हो गया था। लेटर में जो लिखा था उसे पढ़कर सभी चौंक गए। इसके बाद तत्काल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी, जिसके बाद पुलिस लापता चालक को उसकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। फिलहाल पुलिस गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल रात 1 से 2 बजे के बीच जो रंजीत जाट है, गणेशपुरा तिराहे पर रहता है और नगर निगम डिप्टी कमिश्नर अतिबल सिंह के यहाँ ड्राइवरी करता है, उसके साले ने रिपोर्ट की कि हमारा जीजा 3-4-5 घंटे से गायब है, घर नहीं पहुँचा। तो पुलिस ने जांच की तो उस पर पता चला कि वो गिरिराज में है और मथुरा वृंदावन में। वहाँ से फिर वो सुबह वापस आया पुलिस के पास। पुलिस ने अभी बयान लिया है और जिसमें उसने बताया कि वो जहाँ काम करता था उनके द्वारा कुछ कहा सुनी हुई होगी, डांट फटकार की गई होगी, इस कारण वो भाग गया था और वो वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता है। इधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुख्यालय से महज चंद किलोमीटर दूर गनियारी में खुले कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश जारी किया था कि खुले हुए बोरवेल और कुएं को तत्काल बंद करा दिया जाए, लेकिन सीएम के आदेश का यहां पर पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में नामकरण संस्कार कार्यक्रम के दौरान मकान के बाहर पड़ी स्लैब अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 2 नाबालिग किशोरी की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बरखेड़ा सीएचसी में भर्ती कराया। उनकी नाजुक हालत देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया है। दुरियाकला थाना क्षेत्र में पैनिया हिम्मतपुर गांव की में दुर्घटना हुई है जी। कुछ बच्चे घर में खेल रहे थे तो वहां पर छज्जा गिरने से ये दुर्घटना कारित हुई।
इसमें एक बच्ची प्रतीक्षा, उम्र लगभग 10 साल, पुत्री रामसेवक, और दूसरी बच्ची पूजा, उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्री बाबूराम। इन दोनों की दुखद मृत्यु हो गई है जी। इसके अलावा 2 बच्चे सौरभ और नेमचंद घायल हैं। फिलहाल दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज कराया जा रहा है। इधर बरेली में निर्माणाधीन पुल में रामगंगा नदी में कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बरेली के फरीदपुर थाने और बदायूं के दातागंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने कार को नदी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है यह हादसा जीपीएस नेविगेशन के चलते हुआ। वहीं जिला प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। अधूरे पुल पर वाहनों की रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गई थी। दरअसल बाढ़ के चलते पुल का अगला हिस्सा नदी में बह गया था। फिलहाल पुलिस इस मौके पर पहुंचकर तीनों की शिनाख्त में जुटी हुई है। आज दिनांक 24 नवंबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास थाना फरीदपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खल्लपुर में रामगंगा नदी के बीच एक गाड़ी पुल से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। तत्काल थाना फरीदपुर पुलिस एवं बदायूं से दातागंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार, जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं। इधर फर्रुखाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद पूरा क्षेत्र गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वहीं फायरिंग में गांव के प्रधान का बेटा घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम गाँव में मेरा मकान बन रहा था, हम मकान जिसके लेबर चल रहे थे, हम उनके लिए पुड़िया दुकान से ले आ रहे थे। और इनकी बात में लल्ला बाबू मिश्रा और इनकी कुछ तैयार के इनसे बातचीत हुई होगी। उसी बीच में वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग थे, हम भी वहाँ खड़े हो गए। इसमें सीधी हवाई फायरिंग किसी आगे कर दी हमारी। इधर उत्तराखंड के मसूरी में नगर पालिका के सर्वेंट क्वार्टर्स की हालत बद से बदतर हो गई है। मसूरी के स्ट्रॉबेरी बैंक में सुबह एक सफाई कर्मचारी के कमरे के किचन का लेंटर अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सभासद दर्शन रावत और स्थानीय जनप्रतिनिधि राजीव अग्रवाल मौके पर पहुंचे, जिसकी जानकारी उन्होंने नगर पालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी को दी है, जिसके बाद नगर पालिका के निर्माण की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की जो हमारे स्टाफ क्वार्टर की बिल्डिंग है, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और हमने इसमें अभी पीछे जो काम किया है, टाइलें लगाई और जहाँ जहाँ रिपेयर था वो हमने करा। और ये अभी कुछ ही टाइम पहले फिर इसकी स्थिति जो है बाहर की जर्जर हो गई है और ये आज गिरा है। तो इसमें अभी हमारे जी साहब और वर्क एजेंट यहाँ आए थे और उन्होंने इसका मुआयना करा और इसको जल्द से जल्द हम काम शुरू करवा देंगे, ये बोल के गए हैं। और मुझे लगता है कि कल या परसों में ही काम शुरू हो जाएगा। और चाची जी बच्चे को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई, तो वो नाश्ता बना रही थी, तो खड़े खड़े जो है छत का जितना भी ऊपर का मलबा था सब उनके सर पे आके गिरा। हमने जो है तत्काल उन्हें कम्युनिटी हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ जाके एक्सरे वगैरह करा, उनका ट्रीटमेंट करा। तो उनकी एक तो गर्दन टूटी है, उनके सर में चोट आई। और ये नगर पालिका की बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग इस समय पे 1950 की बनी हुई है और ये जगह जगह अभी 4-6 महीने पहले हमारे दादी हैं, उनके भी सर पे गिरी थी। और चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं। एक खबर यहाँ से मिल रही है, रायपुर से खबर जान लीजिए। नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी शपथ लेंगे। 28 नवंबर को सुबह 11 बजे
विधायक की वो शपथ लेंगे। विधानसभा में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के समक्ष ये शपथ ग्रहण होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक हैं सुनील सोनी, जिन्होंने रायपुर दक्षिण से आकाश शर्मा को चुनाव हराया है। नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी शपथ लेंगे। 28 नवंबर को सुबह 11 बजे विधायक पद की वो शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के समक्ष ये शपथ ग्रहण होना है। रायपुर दक्षिण विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक है सुनील सोनी। उत्तराखंड के सत्याखाल पौड़ी मोटरमार्ग में 2 दिन पहले हुए हादसे में 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज ऋषिकेश के अस्पताल में चल रहा था। वहीं घायल युवकों के परिजनों ने वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण कोतवाली और आरटीओ पौड़ी पहुंचे। तारीख को 11 बजे के लगभग एक डंपर रेत उतार के हमारे गांव से आ रहा था। पीछे से जो स्कूटी वाले आए और उसने कुछ नहीं देखा, जबकि शीशे में सब कुछ दिख जाता है। उसने कानों पे ईयरफोन लगा रखे थे, जो प्रत्येक जैसे ने बताया। वहां पे गांव वाले सब हैं जिन्होंने उनको देखा भी, रोका भी। वो उसमें था, गानों में इतना मस्त था कि उसने उन दोनों स्कूटी वालों को कुचल दिया। उनसे मिले, वो कहने लगे कि इसके वाहन के जो पेपर वैध नहीं है। तो हमने सिस्टम पे चेक किया है तो उसकी फिटनेस भी, इंश्योरेंस भी सब वैलिड है। उसकी अभी मार्च में फिटनेस हुई है, तो इसलिए उसमें मुआवजा भी उसको मिल जाएगा अगर वो कोर्स वो करते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कवर्ड है वो। मूल निवासी हम जो लाइसेंस बनाते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत है। उसमें आधार कार्ड को बेस माना गया है, क्योंकि आधार लाइसेंस से लिंक भी होता है। तो आधार उसका यहीं का होने के बाद ही हम उसको लाइसेंस जारी किया जाता है। तो हमने इधर उत्तराखंड के लक्सर विकास खंड के बसेड़ी गांव में स्थिति राजकीय प्राथमिक स्कूल के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नदियों का गंदा पानी स्कूल के सामने की सड़क पर जमा हो चुका है। मजबूरन छात्रों को गंदगी को पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। इसे लेकर स्कूल के सहायक अध्यापक अमित शर्मा ने कहा कि स्कूल ने कई बार खुद के खर्चों से सफाई करवाई, साथ ही ग्राम प्रधान से भी इस गंदगी के समाधान के लिए कहा गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी स्कूल के सामने सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है, जिसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। भरा रहता है और यहाँ पे अच्छे बड़े आदमी आते हैं और सब गारे पानी में उछल के जा रहे हैं, और ये बहुत बुरी, इसकी वजह से हमारा गांव पहले भी डेंगू में रहा है कुछ दिनों। जी, और जो बच्चे परेशान हैं कई दिनों से, सभी जो भी आते हैं वही भंड के जाते हैं यहाँ से। ये देखो क्या है, ये ना कार्रवाई प्रधान देखता है ना कोई देखता है, यहाँ से कोई भी नहीं देखता है। यहाँ गाँव बिल्कुल इन्होंने सारा ही बेकार कर रखा है यहाँ से। आप वहाँ पे पानी भर जाता है, उसे देख लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं से जल्द कराने की वो करना। तो अब इस पर कैसे कार्रवाई होती है, अब एक बार प्रधान जी से मिल लेंगे हम जाके। तो हम भी चाहते हैं कि साफ रहे, बच्चे जो हैं वो आराम से आ जाएं, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें आंगनबाड़ी के भी बच्चे आते हैं। तो उन्होंने आसान हो कि हफ्ते के अंदर से कराते हैं, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद विभाग को भी एक दिन मैडम जो है वो अभी बैंक के काम से गई हैं, जैसे वो कहते कि एक बार उसमें भी हम जो है सूचना दे देंगे। सुबह आज इसका संज्ञान आया है। हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मोनू कुमार जी द्वारा सुबह आकर ये शिकायत की गई कि स्कूल के पास वाले तालाब का पानी ओवरफ्लो होने के पश्चात सड़क पर घूम रहा है, जिससे छोटे बच्चों को आवाजाही में और ग्रामवासियों को आवाजाही में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा अभी प्रधान को फ़ोन पर निर्देश दिए गए हैं कि वो कल से इस पर काम लगाकर तुरंत इसकी व्यवस्था को ठीक करे, जिससे गाँव के बच्चों को कोई नुकसान न हो। रास्ते में बच्चे गिरने से उनके शारीरिक स्वास्थ्य भी फर्क पड़ेगा और गांव में गंदगी भी दूर होगी उससे, अगर साफ सफाई करवाते हैं। तो प्रधान द्वारा आश्वासन दिया गया कि कल से इस पे कार्य लगाकर सफाई करवाई जाएगी।
इधर दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बन गए हैं। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी होने के साथ ही उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एडीजी दीपम सेठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर सोमवार को मूट कैडर ज्वाइन करते ही उन्हें पुलिस के 13वें मुखिया की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें, दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। पिछले साल पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद सेठ के वापस आने की चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब उन्होंने उत्तराखंड की बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है। सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज़ रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनमें अपराध का भय, कानून का भय, ये दो मेन प्रायोरिटीज़ हैं। और उसके अलावा समय समय पर जो और चीज़ें इवॉल्व करती हैं, जहाँ तक अपराध। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं ने अलकनंदा घाट पर बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के क्रियान्वयन के लिए देश के सभी राज्यों के निकायों में आगामी 2027 तक लागू किए जाने की मांग की। इस मौके पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के 5 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स की जन भावना का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली को देश के सभी राज्यों में मुस्तैदी के साथ लागू करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। रेहड़ी पटरी वालों को पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम है, उस अधिनियम को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यह मांग आज हम गंगा के तट से भारत सरकार से करते हैं। बिंदी चूड़ी वाला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको अलग से एक बाजार बनाकर दिया जाए। जैसे पिंक वेंडिंग जोन बनाकर दिया गया था, इसी प्रकार से एक पिंक बाजार बनाकर दिया जाए। इधर इंडियन प्रीमियर लीग में ऋषभ पंत के सबसे महंगे खिलाड़ी चुने जाने के बाद उनके बचपन के कोच अवतार सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए उनको आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत आने वाले मैचों में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा और रुड़की क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मैं जब आईपीएस का जो प्लेयर्स का बोली हो रही थी, तो मैं ग्राउंड एकेडमी में था। एकेडमी में हमारे सब लोग बोल रहे थे कि खिलाड़ियों की हो रहा है, अभी ऋषभ भैया का नहीं हुआ है। तो मैंने कहा इन्हें ऋषभ लास्ट में ही 5-6 बजे करीब आएंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, सबसे महंगे खिलाड़ी बिकेंगे, ये बात थी। और जब उनकी 27 करोड़ में उनको लिया गया, तो सभी खिलाड़ियों ने, एकेडमी के सभी छोटे बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी शोर मचाया एकदम, भैया वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो एक रुड़की के होने के नाते एक एकेडमी के जो उनके साथ के खिलाड़ी चाहे विशाल। इधर उत्तराखंड का पारंपरिक खेल मुर्गा झपट अब खेल महाकुंभ में भी अपनी जगह बना चुका है। जिले में आयोजित खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में पहली बार मुर्गा झपट खेल को भी वहां पर शामिल किया गया। इस खेल को लेकर स्कूल और कॉलेज के छात्र बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में जल्द होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मुर्गा झपट खेल को शामिल करने का प्रस्ताव खेल विभाग शासन को भेज चुका है। सर, मुर्गा झपट की जो प्रतियोगिता है हमने बचपन में खेली हुई है, और बचपन के बाद इस स्टेज में आके हमको मुर्गा झपट की जो गाइडलाइंस या जो की प्रतियोगिता की जो हम करा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे उत्तराखंड के लिए भी ये सौभाग्य का दिन है कि अगर मुर्गा झपट को हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएं तो इसमें हमारे बच्चे काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।